नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज डेली प्रैक्टिस सीरीज़ में हम फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता हो कि ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि सारे कोर्स वीडियोस और प्रैक्टिस होल सिलेबस की डेली प्रैक्टिस होती है और प्लस NCERTs की प्रैक्टिस भी बीच बीच में मैं लाती रहती हूँ। तो ये सारी प्लेलिस्ट हमने सेपरेटली सारी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर के सारे वीडियोज अवेल कर सकते हैं। प्लस हमने टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि जो मैं क्लास लेती हूँ कोर्स वीडियोज़ की, तो उनकी PDF आप वहाँ टेलीग्राम से अवेल कर सकें। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप वहाँ से अगर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे नोट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वो आपको पढ़ने के काम आएंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद ऑल पे क्लिक पक्का कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दिन में 2-3 वीडियोज़ डालती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नहीं तो वीडियोज़ स्किप होती रहेंगी। आप हमारे साथ साथ में अगर रिदम में रहेंगे तो आपका जो है कंटेंट यानी कि सिलेबस पाइल अप नहीं होगा, साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। अगर पीछे छूट जाएंगे तो फिर सिलेबस जो है आपका पाइल अप हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका सिलेबस पाइल अप हो, हम इसको फटाफट कवर करेंगे। प्लस जो पहले से वीडियोज़ पढ़ी हैं उनके नोट्स आप वहाँ से देख के बना लें। गाइज़, आप लोगों के लिए मैं कुछ और कोर्सेज़ फ्री में लाने की सोच रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही संभव होगा कि मैं अपना तो सब्जेक्ट फ्री में दे रही हूँ, साथ में मैं दूसरे टीचर्स को इस प्लेटफॉर्म में ला करके और उनसे भी आप मतलब कहूँ कि वो आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट भी फ्री में प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपना सपोर्ट कीजिए, तो फिर मैं आगे जो है और भी कोर्सेज़ और भी सब्जेक्ट जो है फ्री में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कल इसको हमने देख लिया था, वो शायद PDF में फिर पड़ गया है। यहाँ से शुरू करते हैं, चलो उसको देख ही लेते हैं, आ गया है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। लास्की, मैकफर्सन, मिल, कांट। तो ये जो है लास्की महोदय का ये मानना है। लास्की महोदय जो है उन्होंने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो है साफ साफ ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक संपत्ति रख सकता है जहाँ तक यह उसकी अंतः प्रेरणा को उत्तम संतुष्टि के योग बनाती है, परंतु समाज के लिए उत्पाद बन जाए या कंटक बन जाए, ऐसी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो है ये विचार किसमें देते हैं? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनकी पुस्तक है, उसी में अपने ये विचार देते हैं। और अगर हम बात करें मिल महोदय की, तो मिल महोदय जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के जो है समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। और हम कांट की बात करें तो कांट जो हैं समर्थक। कांट की बात करें तो ये नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। मैकफर्सन की अगर हम बात करें तो मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक जो है इनकी है डेमोक्रेटिक थ्योरी और जिसका कि आगे है टाइटल एसेज इन रिट्राइवल, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसमें जो है क्या इन्होंने प्रजातंत्र के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने जो प्रजातंत्र के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत
सिद्धांत का इन्होंने इसमें जो है प्रतिपादन किया है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्रतिक्रियावादी, इसको हम इंग्लिश में रेडिकल भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, रेडिकल। तो प्रजातंत्र के जो लोकतंत्र का या लोकतंत्र के प्रतिक्रियावादी या रेडिकल सिद्धांत का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के पत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो कौन करता है? शोरल, कोपोटकिन, क्रो होगा यहाँ पर, क्रोपोटकिन या ओपनहाइमर या फिर GDH कोल, कौन करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि क्रोपोटकिन क्या थे? जो ये क्रोपोटकिन थे, ये थे अराजकतावादी, और ये जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। जितने भी ये अराजकतावादी हैं, अनावश्यक बुराई किसको? राज्य को। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये ऐसा मानते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है, और इनका मानना है कि एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए हिंसा तथा शक्ति पर आधारित राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि राज्य क्या है? शक्ति का प्रयोग करता है, और कानून वगैरह न मानने पर हिंसा का भी प्रयोग करता है। तो ऐसे जो है राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनका मानना है। मतलब कुल मिलाकर के जो अराजकतावादी हैं वो राज्य के बिल्कुल विरुद्ध में हैं, राज्य का अस्तित्व ही नहीं चाहते हैं। तो ये अनावश्यक बुराई मानते हैं। अब जो आगे हैं इनको हम देख लेते हैं। ये सोरेल, जॉर्ज सोरेल इनका पूरा नाम है, जॉर्ज सोरेल। कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैम रेड से किया करें, तो ठीक है भाई, हम रेड से कर देते हैं, आप लोगों जैसा आपको अच्छा लगे। तो जॉर्ज सोरेल क्या है? ये श्रमिक संघवाद जो है इसके जनक माने जाते हैं। श्रमिक संघवाद इसके जनक माने जाते हैं, और इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, क्रांति एवं हिंसा का समर्थन किया है। श्रमिक संघवाद की ये सारी विशेषताएं हैं, जनक हैं जॉर्ज सोरेल। और अगर हम बात कर लें ओपनहाइमर की, तो ये क्या है? जो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति का सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं। जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति जोड़ लेना, यानी राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत जो है इसके जनक माने जाते हैं ओपनहाइमर। GDH कोल क्या है? GDH कोल जो है श्रेणी समाजवाद के, जिसे गिल्ड समाजवाद भी बोलते हैं, श्रेणी समाजवाद श्रेणी समाजवाद के ये जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। साथ में ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी माने जाते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक भी माने जाते हैं ये। साथ में और देख लेते हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इनकी पुस्तक सेल्फ गवर्नमेंट है। इसमें इन्होंने जो है क्या कहा है कि राजनीतिक संसद के साथ साथ जो है आर्थिक संसद की वकालत की है। यानी कि राजनीतिक संसद तो होती ही है, वो होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है, परंतु आर्थिक संसद भी होनी चाहिए। आर्थिक संसद होनी चाहिए। जिस प्रकार राजनीति के मुद्दे राजनीतिक संसद में उठते हैं, उसी प्रकार जो फाइनेंशियल मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल जो इशूज़ होते हैं, वो आर्थिक संसद में उठाए जा सकें। तो ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हुई। और अगर हम देखें तो श्रेणी समाजवाद की प्रमुख विशेषता है औद्योगिक प्रजातंत्र, ये इनकी जो है प्रमुख विशेषता है। तो श्रेणी समाजवाद के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए, और ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह समझौते का परिणाम है, यह शक्ति की उपज है, यह दैवी सृष्टि है, यह विश्व शांति में सहायक नहीं है। तो बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि जो संप्रभुता है ये शक्ति की उपज है,
और इसका विभाजन हो जाएगा तभी जो है मतलब समाज जो है ठीक तरह से कार्य करेगा। और ये मानते हैं, और ये बहुलवादी और क्या मानते हैं राज्य के बारे में, इनका मानना है और या ऐसी कल्पना है इनका कि क्या है कि जो राज्य है वो शक्ति का स्रोत न होकर सेवा का साधन होना चाहिए, और जिसे विभिन्न संघों पर नियंत्रण करने का अधिकार तो बहुत दूर, उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ये मानते हैं कि जो विभिन्न संगठन हैं उन पे नियंत्रण तो कर ही नहीं सकता बल्कि हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और अगर हम देखें तो जर्मन विचारक गियर्क हो गए और ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड हो गए आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद के जनक कहा जाता है। किसको? गियर्क और मेटलैंड। तो गियर्क कहाँ के हैं? गियर्क हैं जो है जर्मन, और मेटलैंड कहाँ के हैं? ये हैं जो है ब्रिटिश। तो ये दोनों जो हैं इसके बहुलवाद, जो ये आधुनिक बहुलवाद है, आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद है, इसके जिसको जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और नाम देख लेते हैं आप, बाकी तो मैंने सब बता ही दिया है। गियर्क जो हैं और दूसरे कौन है? मेटलैंड। इन दोनों को क्या है जनक माना जाता है। किसका? आधुनिक बहुलवाद का जनक माना जाता है, बहुलवाद का जनक माना जाता है। और ये जर्मन है जो गियर्क महोदय हैं, ये कहाँ के हैं? जर्मन विद्वान हैं, जर्मन या आप कह लें जर्मनी से हैं। और ये कहाँ है? ये ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश राजनीतिक विद्वान इनको माने जाते हैं, मेटलैंड। और ये ऐसे हो गए। तो ये जो है आपका इसके बारे में थोड़ा सा ये दोनों का ध्यान रखना है कि बहुलवाद के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य को शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है। और राज्य की यहाँ पर होगा राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, या सरकार की सत्ता सीमित है, या सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है। तो जो है ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य एक विधिक संस्था है तथा यह अन्य सामाजिक संगठनों से उच्च है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। जबकि अगर हम देखें कि मार्क्सवादी कैसा विचार रखते हैं, तो मार्क्सवादी इसे एक वर्ग उपकरण मानते हैं कि ये एक वर्ग का उपकरण है जिससे वो मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग का मतलब शोषण करता है या अपने हित के लिए यूज करता है। इस प्रकार राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला गया है? कौन सा है? तो राज्य एक सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा है, या संप्रभुता का वैधानिक रूप से दो अथवा दो से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता, समुदाय सुसंबद्ध है, या समुदाय स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन क्या है? इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जॉन ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये इनकी जो है पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने अपनी एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत की परिभाषा दी है। अगर इनकी जो एक फेमस परिभाषा देखें तो यही है कि यदि जो है कोई निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो ऐसे ही किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं है, समाज के बहुत बड़े और समाज के अन्य लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जो है ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जो है प्रभुसत्ताधारी होगा, और वो समाज श्रेष्ठ व्यक्ति समेत राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। तो जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला। तो
यहाँ क्या आप परिभाषा से इसको रिलेट कर पाए? ये कह रहे हैं, फिर से इनकी परिभाषा लास्ट में सुन लेते हैं कि जो मतलब एक सत्ताधारी व्यक्ति जो सामान्यतः किसी की आज्ञा नहीं मानता, लेकिन वैसे ही श्रेष्ठ अन्य व्यक्ति उसकी आज्ञा मानते हैं, तो जो है तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी है, और वह समाज प्रभुसत्ताधारी, और वह समाज यानी कि जिस समाज की बात हो रही है जिसमें वो प्रभुसत्ताधारी है, तो वह समाज श्रेष्ठ व्यक्ति समेत राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। तो मतलब राजनीतिक है यहाँ की, वहाँ या राजनीतिक का मतलब है कि वहाँ की जो है अथॉरिटी है, शासन व्यवस्था है, एक पूरा शासन प्रणाली है, चल रही है कोई, तो उसे राजनीतिक बोलते हैं। और स्वतंत्र समाज क्या है? तो समाज वो क्या है? स्वतंत्र है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि समाज स्वतंत्र नहीं है, तो यहाँ पर नहीं बता दिया गया। समाज या समुदाय एक ही बात है। यहाँ पर समाज दिया है, आप समुदाय भी समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या परिभाषा में बताया जा रहा है कि ऐसा समाज जो है राजनीतिक भी है और स्वतंत्र भी है। तो ये क्या यहाँ पर स्वतंत्र नहीं बता रहा, इसीलिए ये जो है गलत है, इसीलिए गलत है और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। यानी कि क्या जो है उनकी परिभाषा से ऑस्टिन की एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से क्या नहीं निकाला गया, तो यही जो है ऑप्शन डी नहीं निकाला गया। ये आपने रिलेट कर अब हो गया। चलिए, मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग रिलेट नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए मैंने कर दिया। आगे देखते हैं। किसने कहा कि संपत्ति जो है चोरी का परिणाम है? चोरी का परिणाम है। प्लेटो ने, ग्रोशियस ने, या फिर लास्की ने, या प्रूधो ने? किसने कहा है? तो ये जो प्रूधो है, इनके अकॉर्डिंग जो है जितनी भी संपत्ति हैं ये सब चोरी है, और संपत्ति का मालिक चोर है, सीधे सीधे बोलते हैं। और जो है प्रूधो की अपनी पुस्तक संपत्ति क्या है, इनकी पुस्तक क्या है ये ध्यान रख लीजिए। ये इनकी पुस्तक का नाम है संपत्ति क्या है। संपत्ति क्या है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जो आती कब है? 1840 में आती है ये इनकी पुस्तक। और इन्होंने इसमें साफ साफ कहा है कि संपत्ति चोरी है और जो उस संपत्ति के मालिक हैं वो चोर हैं, सीधे इन्होंने बोला है। और प्रूधो क्या है? एक अराजकतावादी हैं, एक अराजकतावादी विचारक है, जो कि क्या है कि राज्य के मतलब उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं रहते हैं। तो ये हो गए। लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के जो है ये प्रणेता माने जाते हैं, प्रवर्तक कह लीजिए माने जाते हैं। और प्लेटो क्या है? प्लेटो बोलते हैं, इनका राज्य के बारे में क्या विचार है कि राज्य जो है क्या है? मनुष्य का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का या मनुष्य का जो भी है, व्यक्ति कर लेते हैं। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगर हम ग्रोशियस की बात करते हैं तो ग्रोशियस क्या है? संप्रभुता के जो है बाह्य संप्रभुता के क्या है? ये बाह्य संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। और अगर हम गार्नर की बात करें, गार्नर तो ये आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट देख लिए। यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करती हूँ और हर एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका जो है सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस में रिवीजन होता रहे। प्रैक्टिस का असली मतलब यही होता है कि सब हम टिक ना करें, बल्कि हम चीज़ों को रिवाइज करते हुए, उनको समझते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति की सही विशेषता है? संघर्ष का समाधान, संघर्ष का दमन, सर्वहित और सार्वजनिक शक्ति।
तो अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार से देखें तो मार्क्सवादी क्या मानता है कि राज्य, एक तो वो जो है राज्य के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है, लेकिन अगर उसके देखें कि उसका मानना क्या है, तो राज्य या जो भी व्यवस्था है तो वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सर्वहित में होनी चाहिए। तो अगर राज्य भी वहाँ पर है तो वो सर्वहित में काम करना चाहिए, और जो है इसीलिए उन्होंने साम्यवाद का संकल्पना की थी, साम्यवादी समाज की, जिसमें कि सब जो है सबका हित हो, ज़रूरत के अनुसार सबको जो है वेतन मिले और क्षमता के अनुसार सब वहाँ पर काम करें। तो अगर यदि मार्क्स के अनुसार हम राज्य को देखें, राज्य बनाने की कोशिश करें, तो वो राज्य कैसा होगा जिसमें सर्वहित की भावना हो, जिसमें सर्वहित यानी सबके हित के लिए प्रयास किया जाए। तो ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं। ऊपर से क्रांति की अवधारणा का किसने समर्थन किया? ऊपर से जो है क्रांति की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? लेनिन ने, स्टालिन ने, माओ ने या ग्रामशी ने? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो एंटोनियो ग्रामशी थे, इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनियो ग्रामशी इनका पूरा नाम है। और ये कहाँ के थे? ये जो है इटली के विचारक थे। ये भी कभी कभी पूछता है ना कि ये विचारक कहाँ का है, तो ये इटली के थे। और इन्होंने जो है पूंजीवाद कहा कि पूंजीवाद जो है राज्य की समाप्ति के लिए आवश्यक है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि क्रांति का सूत्रपात जो है राजनीतिक दल कर सकते हैं, करना चाहिए, या ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ये भी इनके द्वारा जो है क्रांति का सूत्रपात होना चाहिए। और राज्य की हेजीमनी को समाप्त करने के लिए और इन्हीं की जो इनके द्वारा जो क्रांति की जाएगी, इन्हीं क्रांति के माध्यम से राज्य की हेजीमनी जो है समाप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा? जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं और राजनीतिक दल हैं, जब ये क्रांति करेंगे तब जो है राज्य की हेजीमनी जो है समाप्त की जा सकती है। आगे हम देख लेते हैं दूसरे पॉइंट। लेनिन की पुस्तक कौन सी है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अगर हम स्टालिन की बात करें तो एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद, इसकी बात करते हैं। और अगर हम माओ की बात करें तो इनके द्वारा है चीनी क्रांति आई थी। चीनी क्रांति माओ के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1949 में लाई गई थी, है ना। इसके अलावा ये सांस्कृतिक क्रांति का भी समर्थन करते हैं। सांस्कृतिक क्रांति का भी इन्होंने नारा दिया, उसका भी समर्थन किया। और ये मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो है सांस्कृतिक क्रांति भी होनी चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति जो है लोगों को शिक्षित करती है, और शिक्षित लोग ही औद्योगिक क्रांति का महत्व समझ पाएंगे, उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। ये इसके सांस्कृतिक क्रांति के पीछे इनकी ये विचारधारा थी। और एक देश में समाजवाद का मतलब ये निकलता है कि जो स्टालिन थे वो कहते थे कि एक देश में पहले जो है समाजवाद स्थापित कर ले, यानी कि जो वहाँ रूस में, और वहाँ से फिर जो है जब ये पूरी तरह से इस प्रफुल्लित हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इसका उजाला फैलेगा और सारी दुनिया में फिर समाजवाद स्थापित होगा। जबकि इन्हीं के साथ के थे ट्राटस्की, उन्होंने क्या दिया था? निरंतर क्रांति का नारा दिया था। निरंतर क्रांति का नारा दिया था। और इन्होंने एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। ट्राटस्की ने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। और माओ जो हैं चीनी क्रांति के, और ये पहले जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी बने थे। चीनी क्रांति इनके द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऊपर से क्रांति, अच्छा ग्रामशी, डी ऑप्शन आपका सही हो गया है। आगे देखते हैं। प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? यह शास्त्रीय सिद्धांत का रूपांतरण है, यह शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है, यह शास्त्रीय सिद्धांत का रूपांतरण नहीं है, यह शास्त्रीय सिद्धांत की पुनरावृत्ति है। तो प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के दृष्टिकोण से
क्या है? यह जो शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है। क्या है? प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र जो है क्या है? इसका शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है, क्योंकि अनुभववादियों ने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को मान्यता दी है। शास्त्रीय सिद्धांत के विरोध में जो है अनुभववादियों ने इस धारणा को गलत ठहराया कि जो है प्रत्येक समाज में एक सामान्य हित होता है। ये जो धारणा थी इसको जो है इन्होंने गलत ठहराया अनुभववादियों ने। और जो शुम्पीटर हैं इन्होंने क्या माना है कि सामान्य हित या सामान्य इच्छा का पता जो है लगाना असंभव है। तो ये जो है ये कुल मिलाकर के जो अनुभववादी हुए वो शास्त्रीय सिद्धांत का, प्रजातंत्र को क्या मानते हैं? शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप मानते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र को मानवता के कृत्रिम विभाजन मानता है? अराजकतावादी, फांसीवादी, उदारवादी या समाजवादी? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, फांसीवादी। क्योंकि क्या है? फांसीवादी अंध राष्ट्रवाद का पोषक है, यानी कि अंध राष्ट्रवाद को ये मान्यता देता है और उसको महत्व देता है। और ये मानव को है ये राज्य पर कुर्बान कर देता है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कहता है कि मानव को राज्य पर मनुष्य को कुर्बान हो जाना चाहिए। और जो मनुष्य के अधिकार होते हैं उनको तो बिल्कुल मान्यता देता ही नहीं, सर्वाधिकारवादी होता है। और फांसीवाद की नज़र में व्यक्ति तथा राज्य दोनों एक ही हैं। राष्ट्र का निर्माण राज्य से होता है, और जबकि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसका विस्तार होता है। तो ये जो है, और राज्य के संगठन का विस्तार कैसे होता है? मनुष्यों के थ्रू होता है। तो जो है ये राज्य और मनुष्य को एक ही मानता है, लेकिन फिर भी इसने राज्य को जो है सर्वोच्च मतलब सर्वोपरि माना है, सर्वोच्चता देता है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है। राष्ट्र को क्या मानता है? राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है। आगे देखते हैं, प्रजातांत्रिक सिद्धांत उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की आवश्यक मानवीय सामर्थ्यों का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास हो। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है किसने किया है? शुम्पीटर ने किया है, सी राइट मिल्स ने, या सीबी मैकफर्सन ने, या लॉसवेल ने? तो हम अगर बात करें तो ये जो है सीबी मैकफर्सन द्वारा जो है ये विचार व्यक्त किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि एसेज इन रिवाइटल आगे का इसका जो टाइटल है, तो इसमें जो है प्रजातंत्र के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ये। और किसके विरोध में करते हैं? जो अनुभववादी सिद्धांत होता है उसके विरोध में करते हैं। तो ये क्या है? अनुभववादी सिद्धांत के विरोध में ये क्या करते हैं? जो ये प्रजातंत्र प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, प्रजातंत्र प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की जो है ये प्रतिपादन करते हैं। इसको रेडिकल भी, प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल। तो इसका प्रतिपादन करते हैं। और इन्होंने जो है इसमें साफ साफ कहा है कि मानवीय पक्ष को इन्होंने जो है महत्व दिया है, उसकी रचनात्मक जो स्वतंत्रता पर बल दिया है कि उसको जो है रचनात्मक स्वतंत्रता जो है उसके पूर्ति के लिए क्या है, उसको कुछ मतलब मौके मिलने चाहिए। व्यक्ति की विकासात्मक शक्ति को उजागर किया है इन्होंने, और जो व्यक्ति के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांत के माध्यम से क्या किया है इन्होंने कि ये जो व्यक्ति की विकासात्मक शक्ति है उसको उजागर किया है, और उसके विकास के लिए जो है मतलब राज्य को वो सुविधाएं, वो मौके उपलब्ध कराने चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है, सीबी मैकफर्सन। जबकि सी राइट मिल्स ने जो है क्या इन्होंने इनका सिद्धांत क्या था? अल्पतंत्र का लौह नियम। अल्पतंत्र के लौह नियम तो मिसल्स द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट मिसल्स द्वारा। जबकि सी राइट मिल्स के द्वारा क्या दिया गया था? सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था कि ये जो शक्ति अभिजन सिद्धांत है ये दिया गया था। शक्ति
अभिजन। और इसमें जो है इन्होंने साफ साफ बताया कि जो ये निगम, सैनिक और सैनिक संस्था, निगम, सैनिक संस्था तथा संघीय सरकार, ये तीन जो हैं क्या है, शक्ति अभिजन हैं। तीनों को मिला करके इनको शक्ति अभिजन कहा जाता है। कौन कौन से देख लेते हैं। निगम और सैन्य संस्थाएं, या जो हैं सैन्य संस्था, सैनिक संस्था इसको कह सकते हैं आप। और क्या था, और ये संघीय सरकार, संघीय सरकार, इन तीनों को मिलाकर के जो है एक साथ हम क्या कहते हैं, शक्ति अभिजन कहलाते हैं। ये सभी जो है शक्ति अभिजन कहलाते हैं। तो शक्ति अभिजन जो है ये शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स द्वारा दिया गया है। जबकि जो अल्पतंत्र के लौह नियम, जो अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत है, ये जो है ये रॉबर्ट मिशल्स द्वारा दिया जाता है। रॉबर्ट मिशल्स इनके द्वारा दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि ये जो अदला बदली का सिद्धांत, ये भी जो है रॉबर्ट मिशल्स द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया? एडम स्मिथ ने, मार्क्स ने, हीगल ने या रूसो ने? तो अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये जो है रूसो के द्वारा किया गया है। रूसो के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। रूसो क्या कहते हैं? रूसो जो है सामान्य जो है ये इच्छा है इनकी, ये जनता में निहित पाते हैं और इन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। सामान्य इच्छा, जिसको जनरल विल भी कहते हैं, इसका सिद्धांत दिया है। और ये मानते हैं कि जो है प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें कि लोगों की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से हो, यानी कि डायरेक्टली लोग उसमें हिस्सा लें। और लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक अगर हम माने तो रूसो ही हैं। और रूसो संप्रभु शक्ति जनता में मानते हैं। जो संप्रभु शक्ति होती है वो कहाँ होती है? रूसो के अकॉर्डिंग जनता में होती है। संप्रभु शक्ति कहाँ मानते हैं? जनता में मानते हैं, जनता में मानते हैं। और इन्होंने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा की बात कही थी। और प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का समर्थन किया था। और ये भी कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे राज्यों में ही संभव है, बड़े राज्यों में ये संभव नहीं है। तो जो है छोटे छोटे राज्यों में ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, ये भी इन्होंने बोला था। आगे हम यदि एडम स्मिथ की बात करते हैं तो इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। और इसमें जो है इन्होंने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया है। इसमें ये कहते हैं कि जो सभी व्यक्तियों को मतलब पूरी छूट दे दी जाए। जब सभी व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोतरी कर लेंगे तो राष्ट्र की आय अपने आप बढ़ जाएगी, ऐसा ये इन्होंने इसी बुक में कहा है। और राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है। इसी पुस्तक में इन्होंने राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि राज्य को जो है इसमें आर्थिक फील्ड में इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको अपने जो है आर्थिक फील्ड में कामकाज करने की अपना जो है पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको। तो ये इन्होंने राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है ये एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर न वर्ग हो और ना ही जो है क्या है कोई शोषण हो, ऐसा ना हो, और राज्य नाम की चीज़ ना हो। साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। ये साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर जो है सभी क्या है अपना क्षमता के अनुसार वहाँ पर कार्य करेंगे
और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। और दास कैपिटल जो है इनकी जो है पुस्तक है, और इन्होंने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसमें दिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का इन्होंने बताया है, जिसमें कि जो है लागत और फायदे के बीच में जो भी पैसा, लागत और फायदे के बीच, लागत से जो लागत है अगर 10 रुपये और प्रॉफिट हो रहा 20 रुपये, तो वो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा आते हैं उसको सब पूंजीपति रख लेते हैं और मजदूरों को नहीं देते, जबकि उस पर मजदूरों का हक होता है। अगर हम हीगल की बात करें तो हीगल कहते हैं कि जो है राज्य ईश्वर का, जो राज्य क्या है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, अवतरण है, कुछ भी कह लें, अवतरण है। तो ये जो है हीगल के विचार हैं राज्य के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्रांतिकारी समाजवाद उदारवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद फेबियनवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद संघ समाजवाद है, या क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? जो ये मार्क्स हैं या मार्क्सवादी हैं, इनका क्या मानना है कि राज्य के मुख्य कार्य हैं क्रांति के द्वारा जो है वर्णों की समाप्ति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना, और उसके बाद क्या है, समाजवादी राज्य तथा प्रवृत्तियों का निर्माण, जो समाजवादी राज्य है उसका निर्माण करें, और फिर साम्यवादी समाज की स्थापना करें। ये सब जो है इसके काम है। और फिर राज्य क्या करे कि स्वयं समाप्त हो जाना। ये सब जैसे ही थोड़ा सा क्रांति कर ले, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आ जाएगी, और उसके बाद क्या है, एक ट्रांजैक्शन टाइम होगा मार्क्सवाद के अनुसार। जब क्रांति होगी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी, यानी कि उनका शासन आएगा, और फिर जो है साम्यवाद, पूंजीवाद से साम्यवाद में पहुंचने के लिए एक ट्रांजैक्शन पीरियड होगा, जिसको समाजवाद कहेंगे, जिसमें कि जो है उत्पादन के साधन उतने विकसित नहीं हुए होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि उस समाजवाद में लोग क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। फिर जो क्या होगा कि उस समाजवाद में जो बचे खुचे पूंजीपति होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, और उनके नष्ट होते ही जो है उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर जो है साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, और साम्यवाद की स्थापना होते ही राज्य जो है नेस्तनाबूद हो जाएगा, यानी कि राज्य जो है स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो ये सब इनकी बातें हैं। तो क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है, यानी क्रांति के जरिए क्रांति के जरिए पहले समाजवाद होगा, फिर साम्यवाद की स्थापना होगी। और जो कि संघ समाजवाद और फेबियनवाद, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विकासवादी समाजवाद से संबंधित है। ये दोनों ही, जो फेबियनवाद है और संघ समाजवाद है, तो ये किससे? विकासात्मक, ये हमने विकासात्मक, और ये सारा जो है हमने करवा रखा है किसमें? राजनीति सिद्धांत में। वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। विकासात्मक समाजवाद, ये दोनों ही संबंधित है किससे? विकासात्मक समाजवाद से, फेबियनवाद भी और संघ समाजवाद भी। जबकि क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है, ये जो है कथन सही है। आगे देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? शुम्पीटर, सार्टोरी, डॉल, रॉल्स। तो जो अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो रॉल्स महोदय हैं, इन्होंने जो है न्याय सिद्धांत की अवधारणा दी थी 20वीं सदी में, और जो है शुम्पीटर, डॉल, सार्टोरी और बल्सन, कॉलमेनहाइम, ये जितने हैं ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और लोग जो है उसके जो है ये समर्थक हैं। तो इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने क्या कहा
कि अगर जो है विशिष्ट वर्ग में अदला बदली तथा जनता के वोटों के लिए जो है प्रतियोगिता हो तो ये लोकतंत्र होगा, ऐसा इन्होंने माना है। और लेकिन अगर हम सामान्यतः जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के मानने वालों विचारकों की बात करें तो पेरेटो, मोस्का और बर्नहम, मिशेल इत्यादि ये जो हैं खासतौर पे मतलब डायरेक्टली मानते हैं, जबकि जो ये सुपीटर, डाल, सार्टोरी और बर्लसन और कार्ल मेनहाइम ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो है लोकतंत्र में ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और लोकतंत्र में इन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की है। क्या कहा है कि यदि विशिष्ट वर्ग में वोटों के लिए पाने के लिए प्रतियोगिता हो रही है और विशिष्ट वर्ग में अदला बदली यानी कि विशिष्ट वर्ग है तो कभी ये गुट आ गया, कभी दूसरा गुट आ गया, आएंगे विशिष्ट वर्ग ही। तो अगर ये ऐसे अदला बदली हो रही है आपस में और वोटों के लिए प्रतियोगिता हो रही है तो वो लोकतंत्र ही है। तो ये कहकर इन लोगों ने जो है तालमेल बिठाने की कोशिश की है, किसमें, लोकतंत्र में और विशिष्ट वर्ग में। जबकि अगर हम विशिष्ट वर्ग के डायरेक्टली जो समर्थक हैं उनकी बात करें तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ, समर्थक में काउंटिंग हो गई इनकी इनडायरेक्टली। लेकिन अगर डायरेक्टली देखें तो मेन अगर हम बात करें विचारकों की तो ये हैं पेरेटो, मोस्का जिनको गिटानो मोस्का बोलते हैं, पूरा नाम इनका है, और बर्नहम, मिशेल, क्या है, बर्नहम और मिशेल्स बोल सकते हैं आप इनको। तो ये सब जो है इसको मानने वाले विचारक हैं, मतलब इस सिद्धांत को फॉलो करने वाले विचारक हैं। जबकि ये तीनों जो हैं इनडायरेक्टली लोकतंत्र और किसके बीच में, ये अभिजनवादी के बीच में, जो विशिष्ट वर्ग और लोकतंत्र के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली है। आगे देखते हैं। इस अवधारणा से कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती किसका नाम संबद्ध है, किसका, बॉटोमोर का, हैबरमास का, मार्क्यूज का या जीबोसा का। तो इसका जो है मार्क्यूज, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्क्यूज इससे संबंधित है। मार्क्यूज सामाजिक अशांति को एक विकसित पूंजीवादी देशों में भी देख रहे थे और इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो विकसित पूंजीवादी देश हैं वहाँ बुजुर्गा अधिकारों से ये संबंधित है, और जबकि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं यहाँ क्या होता है कि ये सब जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। और जो है तो इन्होंने कहा कि पूंजीवाद कभी भी जो है समाजवाद में नहीं बदल सकता, ऐसा इन्होंने बोला था। किसने, मार्क्यूस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसने कहा कि एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे का शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। मार्क्स ने, लेनिन ने, माओ ने, ग्राम्सी ने। किसने कहा, तो ये जो है लेनिन ने क्या किया था कि लेनिन की पुस्तक क्या है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, पहले हमने बता रखा है, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही होगा। इनकी बुक क्या है, स्टेट, मैं बार बार इंग्लिश लेकर के चल देती हूँ। यहाँ पर स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी जो है पुस्तक का नाम है। किसकी, लेनिन की पुस्तक का नाम है। ये 1917 में आती है, 1917 में आती है। और आपको पता हो कि इसी में जो है रूसी क्रांति भी इसी सन में आती है। और इसमें इन्होंने जो है साफ साफ लिखा है कि राज्य एक राजनीतिक उपकरण है जिसका प्रयोग एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने के लिए होता है। और ये भी कहते हैं साथ में कि जो है क्या है, राज्य एक क्या है, वर्ग उसकी शोषण की असाध्य अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। तो ये किसके द्वारा जो है, लेनिन के द्वारा ही कहा गया है। इनका फेमस स्टेटमेंट है, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, ऐसा इन्होंने जो है बोला है।
और ये इनके विचारों में ये भी मिलते हैं बातें कि राज्य किसी भी तरह एकता या शांति लाने का यंत्र तो हो नहीं सकता है, यह केवल जो है शोषण का माध्यम है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, ये लेनिन से संबंधित है। मार्क्स की बात अब हम कर लेते हैं। मार्क्स क्या है? ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। समाजवाद के जनक जो है ये माने जाते हैं। धर्म अफीम की गोली, ये इनका जो है फेमस स्टेटमेंट है। और इसके पहले जो है वैज्ञानिक समाजवाद, इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का जो है एक प्रकार से इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए। इसके ये बताया वैज्ञानिक समाजवाद होता क्या है, ये बताया कि समाजवाद कैसे लाया जाएगा, यानी कि उसका एक प्रोसीजर बताया, तो वो वैज्ञानिक समाजवाद कहलाया। जबकि इसके पहले जितने भी समाजवादी थे वो क्या बताते थे, एक बताते थे कि जो है समाजवाद कैसे होना चाहिए ये बताते थे। कभी भी ये नहीं बताया कि जो है इस जो पूंजीवादी व्यवस्था है तो इससे निकला कैसे जाए, कभी ये प्रोसेस नहीं बताया। बस ये बताया कि समाजवाद स्थापित होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था में जो है मजदूरों की हालत खराब है, तो वो एक आदर्श मतलब होना चाहिए ऐसा करते रहे, तो वो कल्पना में रहे। तो इसके जो है जनक, काल्पनिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ओवन, ये माने जाते हैं, रॉबर्ट ओवन माने जाते हैं। इसके समर्थकों की बात करें काल्पनिक समाजवाद की तो चार्ल्स फेरियर, थॉमस मोर, सेंट साइमन। तो ये फेरियर और कौन थे? थॉमस मूर देख लेते हैं यहाँ शॉर्ट में, थॉमस मूर और सेंट साइमन। तो जो है सेंट साइमन, ये जो है इसके समर्थक थे, किसके? काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं। और अगर हम बात करें थॉमस मूर की पुस्तक की, तो थॉमस मूर की पुस्तक है, थॉमस मूर की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है यूटोपिया। रिवाइज करते रहिए, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको रिवाइज करते रहिए। अगर हम बात करें वेपर महोदय, तो वेपर क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना की, लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की। ये जो है वेपर जो है काल्पनिक समाजवादियों की जो है आलोचना करते हुए कहते हैं, वेपर महोदय ये कहते हैं। और अभी हमने माओ के लिए बात की थी, तो माओ क्या है? माओ सांस्कृतिक औद्योगिक क्रांति के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति का भी समर्थन किया। किसने? माओ ने। चीनी क्रांति लाए, चीनी क्रांति इनके नेतृत्व में आई। कब आई? 1949 में आती है। और ये प्रथम राष्ट्राध्यक्ष भी रहे चीन के। ग्रामसी की बात करें तो अभी भी हमने ग्रामसी के बारे में भी जाना। हमने इसके पहले देखा कि जो है ग्रामसी इटली के विचारक थे, जिन्होंने पूंजीवाद राज्य की समाप्ति के लिए ऐसा माना कि जो क्रांति का सूत्रपात राजनीतिक दल तथा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के द्वारा होना चाहिए, ऐसा ये ग्रामसी का मानना है। तो आई थिंक हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। और अगर हम मार्क्स की जो है कुछ फेमस पुस्तक की बात करें तो दास कैपिटल इनकी पुस्तक हो जाएगी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक हो जाती है। ये सारी जो है इनकी पुस्तकें हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ग्रामसी के अनुसार बात हो रही है, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, उत्पादन के ढंग या शारीरिक प्रभुत्व या सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो ग्रामसी के द्वारा जो है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं जो बौद्धिक और नैतिक प्रभुत्व होता है, ये जो है आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं ग्रामसी। ये जो है इटली के जो ग्रामसी कहाँ है? इटली के विचारक हैं। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। ग्रामसी कहाँ के हैं? इटली के विचारक हैं। और उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति जो है, राज्य की शक्ति का आधार केवल नंगी शक्ति नहीं है, और राज्य केवल एक आधिपत्य बनाने का वर्ग उपकरण नहीं है, ऐसा इन्होंने माना। यानी कि इन्होंने मार्क्स के जो है विचारों को खंडित किया है। और ग्रामसी वैसे भी मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक माने जाते हैं, यानी कि मार्क्स के विचारों में इन्होंने काफ़ी संशोधन किया है।
और ये मानते हैं कि शक्ति का आधार केवल नंगी शक्ति नहीं है। जो राज्य की शक्ति है उसका आधार केवल नंगी शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों की सक्रिय या निष्क्रिय सहमति पर आधारित होता है। और ये आगे मानते हैं, कहते हैं कि जो राजनीतिक नियंत्रण है, हेजीमनी है, ये किस पर? प्रबुद्ध नेतृत्व जो है, प्रबुद्ध नेतृत्व विचारधारा के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि जो बौद्धिक होते, प्रबुद्ध होते हैं, यानी कि जो बुद्धिमान होते हैं, और तो उनके नेतृत्व में ये बनाया जाता है। यानी कि वो अपनी बुद्धि और जो नैतिक नेतृत्व होता है उसका यूज करके एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर अपना जो है क्या करता है, शासन, आधिपत्य दिखाता है। यानी कि एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर शासन करता है। तो इन्होंने बौद्धिकता और नैतिक नेतृत्व को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया है इसमें। तो आगे देखते हैं, जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारणों में बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। मार्क्स की तरह सिर्फ राज्य को एक वर्ग शोषण का जो है साधन नहीं माना है, ना ही उत्पादन के साधनों पर ज़्यादा बल दिया है, ना ही ऐसा माना है कि राज्य जो है एक शक्ति की, नंगी शक्ति के आधार पर टिका हुआ है। नहीं, इन्होंने जो है बौद्धिकता और नैतिकता को इन्होंने काफ़ी जो है महत्व दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है? व्यक्ति है, जनता है, वर्ग है या दल है? तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग जो है, वर्ग संघर्ष क्या है, ये जो है समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने वो एक तत्व माना है। तो ये क्या कहते हैं मार्क्स के अनुसार कि जो है सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज दो वर्गों में बटा है, और जिस वर्ग ने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया तो वो जो है मालिक बन गए, संपन्न वर्ग बन गया, और उत्पादन की प्रणाली में जो लोग अपना मजदूर का काम करने लगे वो जो है क्या बन गए कि उनके पास कम, वो संपन्न नहीं हुए और वो मजदूरी करने लगे। और हर एक प्रणाली में यही हुआ, चाहे वो जो है सामंतवादी व्यवस्था हो जिसमें कि जो है ये जो कृषि के स्वामी, जो भूमि स्वामी और मजदूर होते हैं वो हो, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था हो जिसमें कि पूंजीपति होते हैं और मजदूर होते हैं। कोई भी व्यवस्था कह रहे हैं देख लो, उसमें जो है समाज दो वर्गों में बटा है। तो इनके अनुसार जो है ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है वर्ग, और इसको कहीं कहीं पर ये देता है वर्ग संघर्ष, ये भी देता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार जो है किसने व्यक्त किया था? तो राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये मार्क्सवादी ने जो है राज्य को विलुप्त होने की बात कही है, विलुप्त होने की जो है बात कही है। और इन्होंने जो है बेसिकली जो है मार्क्सवादियों को मानना यह है कि राज्य जो है, राज्य की वजह से ही वर्ग संघर्ष होता है, और एक संक्रमणकालीन स्थिति के पश्चात, यानी कि जब पूंजीपति जो है नष्ट होने लगेंगे और क्रांति होगी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी, तो उसमें संक्रमणकालीन एक जो है स्थिति आएगी जो होगा समाजवाद, और उसके बाद जो है साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी और राज्य विलुप्त हो जाएगा। तो ये मानते हैं कि इस हिसाब से जो है राज्य और उस समाज में जो जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तो वहाँ पर पूरी समानता होगी, अतः राज्य एक साधन है। अगर इस तरह से देखा जाए तो राज्य एक साधन है, क्योंकि वो स्वयं जो है साम्यवाद की स्थापना करके लुप्त हो रहा है, और फिर पूरी जिस समाज की स्थापना हो रही है वहाँ पर पूरी समानता है, तो जो है राज्य एक साध्य है। जबकि अगर विलोबी के हिसाब से देखें तो विलोबी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्य एक साधन है। तो विलोबी की पुस्तक द नेचर ऑफ स्टेट है। विलोबी अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ स्टेट में ये बात कहते हैं, द नेचर ऑफ स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट में कहते हैं कि राज्य एक जो क्या है साधन है, अगर व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जबकि मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य के द्वारा ही जो है वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति होगी,
समाजवाद यानी संक्रमणकालीन स्थिति होगी उसमें राज्य लुप्त हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। तो राज्य स्वयं एक साधन है, वो ऐसा समाज का जो स्थापना होगी जहाँ सब समान होंगे, समानता के समाज की स्थापना हो जाएगी। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अभी मार्क्सवादियों से कि राज्य स्वयं में एक साध्य है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, मार्क्सवादियों से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक व ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? मार्क्सवादी विचारक व ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? लक्जमबर्ग, लेनिन, ट्रॉट्स्की, माओ। तो कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ जो है लक्जमबर्ग जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये उक्ति जो है ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन ये किसके द्वारा कही गई थी? तो लेनिन ने इस उक्ति का जो है प्रयोग किया था। और ये इन्होंने अपनी जो एक लेख था, नोट्स कह सकते हैं, जो नोट्स ऑफ क्या है पब्लिसिस्ट, इसमें इन्होंने कहा था कि जो ईगल होता है यानी कि जो बाज है वो हैंस यानी कि मुर्गी, वो मुर्गी से नीचे उड़ान भर सकता है, लेकिन मुर्गी जो है कभी बाज से ऊपर ऊंची उड़ान नहीं भर सकती है। तो ये बात उन्होंने जो है काउटस्की को मुर्गी की संज्ञा दी थी, जबकि रोजा लक्जमबर्ग को उन्होंने ईगल की संज्ञा दी थी। तो और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि लक्जमबर्ग अनेक गलतियों के बावजूद भी मेरे लिए ईगल है। लेनिन का ये मानना था कि लक्जमबर्ग जो है अनेक गलतियों के बाद भी मेरे लिए ईगल है, यानी कि ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन उन्होंने किसको माना था? लक्जमबर्ग को कहा था। ये उक्त लेनिन द्वारा की गई है, लेकिन कहा किसके बारे में गया है? लक्जमबर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चंस लिए थे और कवर कर लिए। और इसमें जितने भी हमने टॉपिक मतलब फैक्ट को एक्सप्लेन किया है, तो उन सभी के आप नोट्स बनाते रहिए और उनको जो है तैयारी करते रहिए। जितना आप तैयारी कर लेंगे, जितना रेगुलर रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको आप जो है सक्सेस के करीब पहुंचेंगे, सक्सेस की श्योरिटी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी बिना गैप के आप प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। इसी के साथ लेते हैं विदा। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।